हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने दिया है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कल हमने पढ़ा एनसीएम तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये बंद क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ द चोरा चोरी इंसिडेंट। आज उसके बाद फिर स्वराज पार्टी बनाई गई बाय सी आर दास, जो कि प्रेसिडेंट था इस पार्टी का, और मोतीलाल नेहरू, जो कि था सेक्रेटरी ऑफ द स्वराज पार्टी, जो कि बनी थी 1923 में। अब स्वराज पार्टी बनने के बाद यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, एक प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ये क्या डिमांड कर रहे थे, दे डिमांडेड काउंसिल एंट्री। ये आपको याद रखना है कि प्रो चेंजर्स डिमांड कर रहे थे काउंसिल एंट्री को। फॉर एग्जांपल सी आर दास, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, वितल भाई पटेल, ये कुछ प्रो चेंजर्स थे जो चाहते थे कि काउंसिल एंट्री हो जाए। और नो चेंजर्स में जो लोग थे वो अपोज कर रहे थे काउंसिल एंट्री को। ये भी आपको याद रखना है, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। और इसमें एग्जांपल्स पेपर में आ सकती है। फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर अंसारी, ये क्या थे, ये थे नो चेंजर्स। पेपर में आपको आ सकता है कि प्रो चेंजर कौन था या नो चेंजर कौन था। उसके बाद सी आर दास की जो मौत हुई थी, दैट वाज इन 1925, और ये पार्टी वीक हो गई थी। फिर इसको किया गया मर्ज विद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अब इसी पार्टी में आपको याद रखना है कि वितल भाई पटेल वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पेपर में आ सकता है ये कि वितल भाई पटेल ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिसको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको याद रखना है नाम। अब मैंने यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखे हैं नोट में। एक वाईकॉम सत्याग्रह, ये कहाँ पे हुआ, 1924-1925 में इन केरला। ये आपको याद रखना है, वाईकॉम सत्याग्रह। अब क्योंकि गांधी जी अपने एंगल से मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन जो जवान लोग थे उनने सोचा कि नहीं, अंग्रेज़ ऐसे हमारी बात नहीं मानेंगे। तो कुछ लोग थे जिसमें आता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद। इनने सोचा कि अब तो स्वराज पार्टी भी फेल हो गई, हम कोई नई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम कोई नई पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम इनने रखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इन लोगों ने बनाई। इनने सोचा कि हम भी अब मूवमेंट चलाएंगे, अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे इन ब्रिटिशर्स पे। तो ये मूवमेंट कब, तो ये एसोसिएशन कब बनाई गई, 1924 में ये बनाई गई। अब क्योंकि अगर मूवमेंट को चलाना है, इनके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। तो इनने एक बहुत बड़ा कांड किया, जिस कांड को हम बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पायरेसी। ये आपने सुना होगा। तो इसका मतलब HRA जो है, HRA इज़ रिलेटेड टू काकोरी कॉन्स्पायरेसी। इन्होंने एक ट्रेन लूटी, 8,000 रुपये इनने उससे चुराए। और ये वाक़ा कब हो गया, ऑन 9 अगस्त 1925 को ये वाक़ा हुआ, ये कांड हुआ, जिसको हम बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस बोलते हैं इसको। लेकिन इसका जो यहाँ पे मास्टरमाइंड था, दैट वाज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। इनको इनको फिर पकड़ा गया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, इनको फिर फांसी दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब हुआ। ये आप नाम याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे भागने में कामयाब हुआ। और जो बाकी इसके ग्रुप मेंबर्स थे उनको पकड़ा गया और डिफरेंट जगहों पे उनको हैंग किया गया, उनको फांसी दी गई। आपको नाम याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब हुआ था। तो HRA कब बनाई गई, 1924 में, आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और लिखा मैंने नोट में पॉइंट कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ये कब बनाई गई, 1927 में ये बनाई गई। पेपर में आता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, डेट आता है वहाँ पे। टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन बाय मार्गरेट कजन ने इसको बनाया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को। अब उसके बाद रिपोर्ट आता है साइमन कमीशन का रिपोर्ट। क्योंकि जो मोन्टेग चमसफर्ड रिफॉर्म्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो स्वराज पार्टी ने हाईलाइट किए थे, वो कुछ ड्रॉबैक्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे एक नया कमीशन भेजा, जिसका नाम है साइमन कमीशन, इंडियन स्टेटरी कमीशन। आया कब आया, 1927 में बनाया गया, 1927 में बनाया गया, लेकिन इंडिया में ये 1928 में पहुँचा।
अब इसमें क्या था, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये कमीशन क्यों लाया गया, टू रिव्यू मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या था, इसमें जो 7 मेंबर्स थे, सातों मेंबर्स वाइट थे, मतलब सातों मेंबर्स ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस के लिए ये बहुत बेइज्जती की बात थी, क्योंकि कोई इंडिया के लिए रिफॉर्म्स और इंडियन कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडियंस है 1927 मद्रास सेशन में कांग्रेस ने बताया कि नहीं, हम इसको बाइकआउट करेंगे, और लोगों ने हड़ताल चलाए। तो उनने नारे दिए गो बैक साइमन, और इसी गो बैक साइमन में आपको याद रखना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की, और लाठीचार्ज में एक बंदा जो आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, इसकी मौत हुई लाठीचार्ज में इन द साइमन कमीशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में आएगा कि किस फ्रीडम जो फाइटर था मौत हो गई उसकी इन द साइमन कमीशन। आंसर विल बी लाला लाजपत राय। और जो ये साइमन कमीशन था, इसको अपॉइंट किया था भाई लॉर्ड ब्रैकनहेड ने। और जो 7 मेंबर्स थे ना, उनमें एक मेंबर लेबर पार्टी का था, जिसको हम बोलते हैं क्लीमेंट एटली। ये आप आगे भी देखोगे, क्लीमेंट एटली ही वाज वन ऑफ द मेंबर जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग कर रहा था। तो इसमें आपको यही याद रखना है, एक तो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिव्यू करने के लिए 7 मेंबर थे, एक मेंबर लेबर पार्टी से था। बनाया किसने, लॉर्ड ब्रैकनहेड ने। और इंडियन ने इसको क्या बोला, गो बैक साइमन। और मद्रास सेशन में आईएनसी ने इसको कहा कि हम इसको बाइकआउट करेंगे, और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। अब लाला लाजपत राय की मौत होने के बाद आपको पता होगा, यहाँ पे जो भगत सिंह है उन्होंने किल किया सॉन्डर्स को इन रेवेंज में। अब इन्होंने एक पार्टी बनाई, अभी आपने देखा HRA ऊपर, फिर इस HRA का नाम चेंज किया गया बाय HSRA, क्योंकि जो वहाँ का चंद्रशेखर था वो बच गया था। उसने भगत सिंह राजगुरु को लाया, उनने एक नई पार्टी स्टार्ट की जिसको हम बोलते हैं HSRA। पहले HRA आई, उसके बाद इसी पार्टी का नाम चेंज किया गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनी, 1928 में बनी। भगत सिंह ने बनाई, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई। और कहाँ पे बनाया, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया। ये भी आपको याद रखना है, इसका डेट भी, और किसने बनाया, इसकी ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे ये। अब इस पे कौन सा केस आया, यही केस, क्योंकि इनने सॉन्डर्स को मारा, इसको हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। जो ऊपर हमने पढ़ा HRA, उसमें आया था काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस, लेकिन HSRA में जो केस आया दैट वाज लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस बाय किलिंग ऑफ सॉन्डर्स। और भगत सिंह ने, आपको ये भी याद रखना है, नौजवान सभा ये किसने बनाया, ये भगत सिंह ने बनाया। नौजवान सभा भगत सिंह ने बनाया, और इसने एक बुक भी लिखी है वाई आई एम एथिस्ट। और भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद को इसने बहुत पॉपुलराइज किया, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद को खुद लिखा था बाय हसरत मोहानी। पेपर में क्वेश्चन अच्छे से देखना, हसरत मोहानी ने इसको लिखा था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया बाय भगत सिंह। और भगत सिंह के साथ एक बंदा था जिसका नाम था जतिन दास, इसको भी पकड़ा गया था। तो इसने फिर स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक, और 63rd डे पे जतिन दास की मौत हुई। तो ये भी आपको याद रखना है, जतिन दास, इसको फिर 63rd डे पे इसकी मौत हुई इन दिस केस, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। और यहाँ पे मैंने एक और लिखा नोट में, बारदौली सत्याग्रह, ये भी हो गया 1928 में। और बारदौली सत्याग्रह को लीड किया बाय वल्लभ भाई पटेल। आफ्टर दिस सत्याग्रह इसमें कामयाब हुआ था, इसको फिर टाइटल मिला सरदार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम दिया, सरदार सामने आया नाम के, किसने दिया, गांधी जी, ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। वुमेन ने इसको वहाँ बताया सरदार सरदार, फिर गांधी जी ने इसको बोला सरदार। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह इट इज़ रिलेटेड विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेपर में आपको आता है ये कि बारदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया, आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्योंकि साइमन कमीशन भी फेल हो गया, तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडियंस को बताया कि अब आप खुद ही ड्राफ्ट कीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और एक रिपोर्ट बनाया गया जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट 1928 अब बनाया गया। इसमें जो चेयरमैन था दैट वाज मोतीलाल नेहरू। ये याद रखना, इट इज़ नॉट जवाहरलाल नेहरू, इट इज़ मोतीलाल नेहरू। पेपर में आता है ये, तो आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट, आप आंसर मारोगे जवाहरलाल नेहरू, नहीं, इसका आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू। और अब इसमें कुछ रिकमेंडेशन है दैट वायर
डोमिनियन स्टेटस, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि दिया था किसने, 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको आप बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ने। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को, और ये नेहरू चाहता था कि ये कैंसिल हो जाए, ये सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसमें कुछ फंडामेंटल 19 राइट्स इसमें इंक्लूड किए गए, इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब 21 ईयर्स के जो लोग हैं वो वोट करेंगे, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हम बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट बनाया मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि इसको अंग्रेज़ों ने बोला कि अब आप खुद ही अपना ड्राफ्ट कीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब बनाया मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन मोतीलाल नेहरू हो गया क्योंकि जो अली मोहम्मद जिन्ना था उसने बताया कि नहीं, हम आपके ये डिमांड्स नहीं मानेंगे। तो उसने कुछ 14 पॉइंट्स इसको पेश किए, जिसको हम बोलते हैं जिन्नाज 14 पॉइंट्स 1929 में इसने ये बनाए, जिसमें कुछ डिमांड्स थे। ये आप देखना ऐसे ही रफली देखना इसको, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ डिमांड्स थे अली मोहम्मद जिन्ना के, जिनको हम बोलते हैं 14 पॉइंट्स, क्योंकि ये 14 पॉइंट्स थे। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या आया, दैट इज़ जिन्नाज 14 पॉइंट्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई जवाहरलाल नेहरू की कहानी। जब जवाहरलाल नेहरू आया लाहौर सेशन में, ये बना अब लाहौर सेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रिप्लेस किया मोतीलाल नेहरू को एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और आते ही इसने बोला तमाम कैंसल, डोमिनेंट स्टेटस, हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। ही पासिड अ रेजोल्यूशन, जिसको आप बोलते हो पूर्ण स्वराज। हमें क्या डोमिनेंट, हमें डोमिनेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पेपर में ये आता है कि पूर्ण स्वराज किस सेशन में पास हुआ, आंसर विल बी लाहौर सेशन 1929। और इसका प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, दैट इज़ पूर्ण स्वराज। और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने अनफर्ल किया इंडियन फ्लैग, कहाँ पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। और इसने बताया कि वी विल सेलिब्रेट 26 जैन 1930 को हम बनाएंगे एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ये भी आपको याद रखना है, 26 जैन 1930। तो इसमें जो पॉइंट्स थे, पूर्ण स्वराज याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू याद रखना है, 1929 लाहौर सेशन ये भी याद रखना है, रिवर रावी और ये डेट। अब उसके बाद गांधी जी ने कुछ 11 पॉइंट्स रखे लॉर्ड इरविन के सामने, जिसको आप बोलते हैं 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम। अब उससे पहले मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, दैट इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसको बनाया था भाई सूर्या सेन ने, कब, 1930 में। 1930 में सूर्या सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी को बनाया, पेपर में आ सकता है ये। और चितोंग आर्मी रेड भी सूर्या सेन ने ऑर्गेनाइज किया, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लगाया, क्योंकि ये नोट में था, मैंने लिखा था अभिनव भारत, ये एक सेक्रेट सोसाइटी थी जिसको फाउंड किया बाय वी.डी. सावरकर इन 1904। इसमें ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रिपब्लिकन आर्मी बनाया सूर्य सेन ने, चितोंग आर्मी रेड ऑर्गेनाइज किया बाय सूर्य सेन, एंड अभिनव भारत भी, ये भी एक सेक्रेट, दैट वाज अ सेक्रेट सोसाइटी जिसको बनाया बाय वी.डी. सावरकर इन 1904। अब हम आते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन था उसने ये 11 पॉइंट्स को नहीं माना था। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम बोलते हैं CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं। अब ये मूवमेंट में क्या था, पहले लॉर्ड इरविन इसमें था वायसराय, क्योंकि इसका जो टेन्योर था दैट वाज 1926 टू 1931। ये भी आपको याद रखना है, वायसराय कौन था उस वक्त, CDM के वक्त, लॉर्ड इरविन। और इस CDM को अप्रूवल दिया गया था इन द लाहौर सेशन में। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया विद हिज फेमस मार्च, जिसको हम बोलते हैं डांडी मार्च। पेपर में आपको आएगा ये डांडी मार्च स्टार्ट कब हो गया था, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन द गुजरात कोस्ट। और गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे, 240 माइल्स इसने पार किया इन 24 डेज, मतलब 385 किलोमीटर्स आसपास। और गांधी जी ने इस डांडी मार्च को बोला पुअर मैन स्ट्रगल। क्यों इसने ये किया, ताकि ये साल्ट लॉ को ब्रेक करे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे साल्ट पे लगाई थी मोनोपोली। तो मोनोपोली को ख़त्म किया गांधी जी ने, साल्ट लॉ को इसने ख़त्म किया विद दिस मार्च, दैट कॉल्ड डांडी मार्च को इसने ख़त्म किया, साल्ट लॉ को, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास ये मोनोपोली थी कि अंग्रेज़ लोग ही सिर्फ साल्ट बनाएंगे।
और गांधी जी कब पहुंचा था ऑन दांडी? ऑन 26 अप्रैल 1930। तो आपको ये पूरा याद रखना है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, और ये दांडी पे पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930। क्यों? क्योंकि इनका मकसद था टू ब्रेक साल्ट लॉ। अब इसके बाद सी राजा गोपालचारी, इसने भी ऑर्गेनाइज किया साल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए। कहाँ पे इसने मार्च ऑर्गेनाइज किया? एट द तंजौर कोस्ट, तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है कि तंजौर कोस्ट पे किसने इस मार्च को लीड किया। आंसर विल बी सी राजा गोपालचारी। नाम आपको याद रखना है, ये सी राजा गोपालचारी। कहाँ पे किया? तंजौर कोस्ट, पेपर में आता है ये। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, इसने भी एक पावरफुल नॉन वायोलेंट मूवमेंट स्टार्ट की, जिसको हम बोलते हैं खुदाई खदमतगार। पेपर में आएगा आपको ये खुदाई खदमतगार। ये किसने स्टार्ट की ये मूवमेंट? भाई खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। और खुदाई खदमतगार, इनने रेड शर्ट्स पहने होते थे, जिसको आप बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट्स या सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये आपको पूरा याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य विनोबा भावे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया, फर्स्ट टाइम इसको अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग CDM। आपको याद रखना है नाम, आचार्य विनोबा भावे, इसको अरेस्ट किया गया फर्स्ट टाइम कब? CDM के वक्त। और यही बंदा ये वो था जिसने फिर आगे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी इसने फिर स्टार्ट किया। मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये फिर स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद गांधी जी को पकड़ा गया तो इसको एक जेल में भेजा गया, जिस जेल का नाम था यरवादा जेल। गांधी जी के साथ एक फॉरेनर भी था जिसका नाम है वेब मिलर। ये भी था जो कि बैठा था कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। ये भी आपको याद रखना है वेब मिलर का नाम। ही वॉज विद गांधी जी ड्यूरिंग CDM। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने जिया तरंग मूवमेंट, क्योंकि ये NCERT पे लिखा था, ये भी आप नज़र मारना इसको। ये जिया तरंग मूवमेंट ये नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुई, कहाँ पे? इन मणिपुर। इनका भी मकसद यही था कि टू ड्राइव आउट ब्रिटिश फ्राम इंडिया। स्टार्ट किसने किया? बाय वुमेन रानी गे डिनल्यू। ये आप नाम याद रखना, मे बी पेपर में अगर हाई क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है। जिया तरंग मूवमेंट कहाँ पे हुआ? मणिपुर में। किसने स्टार्ट किया? दिस लेडी ने, रानी गे डिनल्यू। अब आफ्टर दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको पता होगा अब 3 राउंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हुए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब स्टार्ट हुई? 12 नवंबर 1930 को। और इसका क्यों ये बनाई गई? टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए फर्स्ट RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई। अब इसमें जो चेयरमैन था दैट वाज रमसे मैकडोनाल्ड एंड ही वाज अ PM, ब्रिटिश PM था ये। लेकिन INC ने इसको बाइकआउट किया। मुस्लिम लीग गए थे, हैदराबाद का प्रेसिडेंट वो गया था, हिंदू महासभा ने इसको अटेंड किया था, लेकिन INC क्योंकि जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी, इसने बाइकआउट किया था। और अल्टीमेटली दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये फेल हुई, क्योंकि जब INC ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसको बोला गया अ वेडिंग विदाउट ग्रूम। ये फेमस लाइन थी ड्यूरिंग इट फॉर दिस RTC फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और आपको ये भी याद रखना है कि BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों RTCs को अटेंड किया। हाँ, यहाँ पे ये लिखा इट फेल्ड विदाउट INC। अब ये इन्होंने अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया? इसने इरविन को बताया कि अब आप गांधी जी को किसी तरीके से आप इसको मनाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक साइन हो गया, एक पैक्ट हो गया साइन, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, जो कि हुआ था 1931 में। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये डेट, 1931 में, 5 मार्च 1931 में ये पैक्ट साइन हुआ। और गांधी जी ने फ़िलहाल टेम्पोरेली इस CDM को ऑफ किया। तो गांधी जी को इसने बताया कि प्लीज़ आप इस CDM को बंद कीजिए, और एक पैक्ट साइन हुआ जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी जी हो गया एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी और इरविन को बताया 2 महात्माज, ये आपको नाम याद रखना है, 2 महात्माज किन को बोला गया? गांधी जी और इरविन को बोला गया। किसने बोला? बाय सरोजिनी नायडू ने बोला इन दोनों को कि दे आर 2 महात्माज। और गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखे थे इरविन के सामने कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कीजिए। तो उसने रिलीज़ किया, लेकिन उसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसने रिलीज़ नहीं किया।
और गांधी जी ने भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया और अल्टीमेटली ये तीनों फिर शहीद किए गए ऑन 23 मार्च 1931 में। इन तीनों को फिर फांसी दी गई। अब लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में आ गए थे और गांधी जी फिर गया किसके लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गया ये अटेंड, जो कि हुई फ्रॉम सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931। और इस वक्त जो अब वाइस राय था वो अब इरविन नहीं था, पेपर में देखना मेहरबानी करके, अब लॉर्ड वेलिंगटन अब वाइस राय था 1931 टू 1936। ये भी आपको पेपर में आता है कि सेकंड आरटीसी के वक्त अब वाइस राय कौन था, दैट वाज लॉर्ड वेलिंगटन था। और गांधी जी गया एक जहाज़ से जिस जहाज़ का नाम है SS राजपुताना, ये भी पेपर में आता है। उस जहाज़ का नाम क्या था, SS राजपुताना उस जहाज़ का नाम था, अलॉन्ग विद सरोजिनी नायडू के साथ ये गया। और आपको याद रखना है कि INC को रिप्रेजेंट किया गांधी जी ने और वुमेन को रिप्रेजेंट किया भाई सरोजिनी नायडू ने। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को बताया हाफ नेकेड फ़कीर, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हुई। क्यों फेल हुई, क्योंकि BR अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, किन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जिसको आप बोलते हो दलित्स के लिए। इसने मांगा क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी को पता था कि हम इंडिया को डिवाइड कर रहे थे ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट मांग के, और ये फेल हुई ऑन दिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको याद रखना है क्यों फेल हुई ये। और फिर गांधी जी वहाँ से वापस आया, इसने बताया कि नहीं, इसने फिर लॉन्च रिज्यूम किया CDM को 1932 में, और फाइनली फिर इसको ऑफ किया गया 1934। इंपॉर्टेंट डेट आपको दोनों याद रखने हैं। रिज्यूम कब किया इस CDM को, 1932 में। ऑफ कब किया, 1934 में। फिर अब फिर यहाँ पे आया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड ये किसने, देखो कम्युनल अवार्ड कब हो गया अनाउंस, 1932 में। 16 अगस्त 1932 को हो गया एक अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड ये किसने अनाउंस किया, बाय रामसे मैकडोनाल्ड ने इस अवार्ड को अनाउंस किया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको आप बोलते हैं लोथियन कमेटी। पेपर में आ सकता है कि कम्युनल अवार्ड को किसके रिकमेंडेशन पे रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसको अनाउंस किया। आंसर विल बी फ्रेंचाइज कमेटी और लोथियन कमेटी। और इसमें क्या था, इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अंबेडकर ने मांग की थी मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इसने प्रोवाइड किया। किसने, कम्युनल अवार्ड ने। डेट भी आपको याद रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है डेट। और इसके अंदर 71 सीट्स वायर गिवन टू दलित्स, ये भी आपको याद रखना है नाम। और गांधी जी फिर फर्स्ट टाइम इसने बताया कि ये चले गए ऑन इनडेफिनिट फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट दिस कम्युनल अवार्ड। अब क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई थी ड्यू टू दिस हंगर स्ट्राइक, एक पैक्ट फिर साइन हो गया जिसको आप बोलते हो पूना पैक्ट 1932। पहले क्या था ऊपर, याद रखना है आपको, ये कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, फिर साइन हो गया पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर के दरमियान। ये पैक्ट था, लेकिन गांधी जी की हालत ख़राब थी तो साइन किसने किया, एक तो अम्बेडकर ने और मदन मोहन मालवीय ने इसको साइन किया इस पैक्ट को। कब, 24 सितंबर 1932। डेट आपको एज इट इज़ याद रखना है, 24 सितंबर 1932 में क्या हो गया, दैट वाज पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर, लेकिन साइन किया मोहन मालवीय ने। अब ये क्या था, इट वाज एसोसिएटेड विद दलित्स। और गांधी जी किस जेल में था, इट वाज इन यरवादा जेल में ये था। गांधी जी ने इस अम्बेडकर को बताया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड मत कीजिए, हम आपको सीट्स बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली ऊपर अगर 71 सीट्स थे, लेकिन इसमें फिर 147 सीट्स रिजर्व की गए फॉर किन के लिए, दलित्स के लिए। ये भी आपको याद रखना है, पहले 71 से फिर हो गया 147 सीट्स रिजर्व की गई फॉर दलित्स। और आफ्टर दिस पूना पैक्ट गांधी जी ने एक लीग बनाई जिसको आप बोलते हो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ये किसने बनाई, गांधी जी ने। और इसका नाम फिर रिनेम किया गया एज हरिजन सेवक संघ। ये भी आपको पेपर में आता है, हरिजन सेवक संघ। ये किसने बनाया, भाई गांधी जी। और इसका जो पहला चेयरमैन था दैट वाज GD बिरला। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये भी हो गई इन लंदन, लेकिन INC ने भी इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अल्टीमेटली
एक फिर एक्ट आया जिसको आप बोलते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। अब इसने क्या किया, जो मैंने यहाँ से रेड से लिखे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश किया, पेपर में आता है ये। ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो आपको पता है कि डायरकी थी ना प्रोविंशियल लेवल पे, जो कि मोंटेग चमसफोर्ड रिफॉर्म ने लाई थी, आते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एबॉलिश की डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। आपको ये पेपर में आएगा। ये स्टार्ट की थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लेकिन ख़त्म किया इस प्रोविंशियल डायरकी को किसने? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसने इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पेपर में आएगा ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये किसने लाया? दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और एबॉलिश किया डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। अब इसने क्या किया? इसने अडॉप्ट किया डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। अब उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन भी फर्स्ट टाइम इसने किए इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत बड़ा एक्ट है, मैंने कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। और फिर इसी एक्ट के मुताबिक फिर 1937 में इलेक्शंस किए गए, जिनको आप बोलते हो प्रोविंशियल इलेक्शंस। और प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। तो उसके बाद लेकिन फिर इन्होंने रिज़ाइन भी किया, वो आप खुद ही देखना। अब रिज़ाइन किया इन्होंने 22 दिसंबर 1932 को, और इस डे को फिर मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया एज डे ऑफ डिलीवरेंस। ये आपको पेपर में आएगा, डे ऑफ डिलीवरेंस कब था? 22 दिसंबर 1939, पेपर में आ सकता है ये। अब मैंने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट लिखे हैं जो कि अब आपको खुद करना है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ, और विनोबा भावे ही वाज चूजन फर्स्ट बाय गांधी जी एज इंडिविजुअल सत्याग्रही। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें? देखो 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ, जिसका प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ये प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरा सेशन में, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सीतारामैया ये प्रेसिडेंट बने, और इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ गए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। सुभाष चंद्र ने रिज़ाइन के बाद इसने एक क्या बोलते हैं इसको, एक पार्टी बनाई जिसको आप बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसने फिर बनाया। किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। अब आपको ये खुद पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने आपको लिखा डू इट बाय योरसेल्फ। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो गई? 8 अगस्त 1942। डायरेक्ट एक्शन डे, कैबिनेट मिशन, ये अब इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो आपको याद रखने हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, डेट याद रखना। तो आई होप आप ये कर पाओगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।